हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम फिर से बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के लेसन नंबर 2 यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरीज पार्ट सेकंड के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। आज की वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं टैक्स फ्री परक्विजाइट्स फॉर ऑल एम्प्लॉइज, यानी कि ऐसे कौन कौन से एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है किसको, अपने एम्प्लॉय को, पर वो आते हैं टैक्स एग्जम्पशंस के अंदर। वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो हमारे पास 17 अलग अलग फैसिलिटीज हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, आज के टॉपिक में कवर करने वाले हैं, जो टैक्स एग्जम्पशन के बेनिफिट के अंदर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं फैसिलिटी ऑफ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, यानी कि अलग अलग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉइज है ना उन्हें रेसिडेंशियल एकोमोडेशन का बेनिफिट देखने को मिलता है, यानी कि उन्हें घर प्रोवाइड करना, रहने की जगह प्रोवाइड करना, वो सब काम किसका है, एम्प्लॉयर का होता है। लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के केस में कौन कौन से होते हैं वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। हमारे पास पहला सर्कमस्टांसेस क्या आता है, पहला आता है फैसिलिटी ऑफ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। पहला, इफ एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉई हु इज वर्किंग एट माइनिंग साइट और ऑन शोर एक्सप्लोरेशन साइट। इसका मतलब एक पर्सन जो माइनिंग साइट पे काम करता है उसको जो है घर प्रोवाइड किया जाएगा, एक जगह प्रोवाइड की जाएगी, और अ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट और अ डैम साइट और अ पावर जनरेशन साइट और एन ऑफशोर साइट एंड एकोमोडेशन, यानी कि किसी भी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए अगर कभी भी एम्प्लॉइज को हायर किया जाता है, चाहे वो डैम के केस में हो, माइनिंग के केस में हो, ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए जब हम किसी भी वर्कर को हायर करते हैं, एम्प्लॉय को हायर करते हैं, तो उस केस में एकोमोडेशन कौन प्रोवाइड करती है, जो कंपनीज है या तो वो प्रोवाइड करेगी या फिर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला इंपॉर्टेंट केस। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, अच्छा इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, इज लोकेटेड इन अ रिमोट एरिया। ठीक है, खासकर जब वो रिमोट एरिया में लोकेटेड होंगे, यानी कि ऐसे एरिया जिसको हम ग्रामीण इलाकों का नाम जानते हैं जहां पे फैसिलिटीज बहुत कम मौजूद है, तो ऐसे केसेस में जो भी घर वगैरह प्रोवाइड करनी है या फिर रहने की जगह प्रोवाइड करनी है वो काम किसका होगा, एम्प्लॉयर का होगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, बीइंग अ टेम्पररी नेचर। अगर वो काम टेम्पररी नेचर का है तो एक पर्सन वहां पे अपना घर तो ले नहीं पाएगा, टेम्पररी नेचर का काम है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए प्रोजेक्ट चलने वाला है, 6 महीने मान लेते हैं, 1 साल मान लेते हैं, 2 साल मान लेते हैं, 5 साल मान लेते हैं, यानी कि टेम्पररी नेचर का वो काम है। तो इसका मतलब क्या है कि काम जैसे खत्म होगा तो पर्सन वहां से जा सकता है। तो इस बात का मतलब ये है कि ऐसे केसेस में भी जो एम्प्लॉयर है वो ही अपने एम्प्लॉय को एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा एंड हैविंग प्लिंथ एरिया नॉट एक्सीडिंग 800 स्क्वायर फीट इज लोकेटेड नॉट लेस देन 8 किलोमीटर, ठीक है, अवे फ्रॉम लोकल लिमिट्स ऑफ एनी म्युनिसिपैलिटी। और यहाँ पे भी देखना ध्यान से, वो क्या कि वो लोकल लिमिट्स है ना जो म्युनिसिपैलिटीज की, उनसे काफी दूर है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैंटनमेंट बोर्ड। ठीक है, तो उनसे काफी अलग है। तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि जब इतनी ज्यादा लैक ऑफ फैसिलिटीज है किसी एरिया में तो वहां पे अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखे, उसे सारी फैसिलिटीज वहां पे मौजूद करवाई जाए। इसके बाद बी पार्ट यहाँ पे क्या बनता है, इफ एन एम्प्लॉई इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस ऑफ सर्विस टू अनदर प्लेस ऑफ सर्विस एंड द एम्प्लॉई इज प्रोवाइडेड फ्री रेजिडेंशियल एकोमोडेशन एट बोथ प्लेसेस ऑफ सर्विसेज देन द फैसिलिटी ऑफ वन हाउस हैविंग हायर वैल्यूएशन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम 90 डेज। इस बात का मतलब ये है कि अगर एक पर्सन को हम ट्रांसफर करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, यानी कि एक पर्सन कहीं पहले मान लेते कहीं एक जगह सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, अब किसी दूसरी जगह जाके सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, खासकर कब, एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड फ्री रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, हम उसको अगर फ्री रेजिडेंशियल एकोमोडेशन देते हैं एट बोथ प्लेसेस ऑफ सर्विसेज, दोनों प्लेस ऑफ सर्विसेज के, देन द फैसिलिटी ऑफ वन हाउस हैविंग हायर वैल्यूएशन, तो एक हाउस की अगर वैल्यू जो है क्या है, ज्यादा है, शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम 90 डेज, तो हम उसमें छूट देंगे 90 दिनों की। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे बी पॉइंट। सी पॉइंट क्या है, फ्री रेजिडेंशियल एकोमोडेशन नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, और जो फ्री रेजिडेंशियल एकोमोडेशन होगा वो 15 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए।
ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, एकोमोडेशन फैसिलिटीज टू जजेस, ऐसी एकोमोडेशन फैसिलिटीज जो जजेस को दी जाती है। मैंने आप ये चीज ना प्रीवियस वीडियो में भी समझाई थी, जहां पे हमने टैक्स एग्जम्पशन अलाउंसेस की बात की थी कि जहां पे टैक्स फ्री अलाउंसेस यानी कि ऐसे अलाउंसेस जिन पर टैक्स नहीं लगाए जाते हैं, उसमें से एक पॉइंट ये भी था कि जजेस को जो भी एकोमोडेशन दी जाती है, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन दी जाती है, तो उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये पॉइंट क्या आता है, फैसिलिटी ऑफ रेंट फ्री रेजिडेंस, यानी कि एक फैसिलिटी रेंट फ्री रेजिडेंस की प्रोवाइडेड टू ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट शैल बी एग्जेम्प्ट, यानी कि जो किसको प्रोवाइड की है, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो भी टैक्स एग्जम्पशन के केस में आएगा, इस पे भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता। तो ये तो हो गई सिर्फ एक सिंगल पॉइंट की बात, जहां पे हमने ये बात की कि जब रेजिडेंशियल एकोमोडेशन दी जाती है तो वो किन किन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग दी जाती है। अब बाकी बचेंगे बाकी 16 पॉइंट, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फटाफट। दूसरा पॉइंट क्या आता है, फैसिलिटी ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट फ्री लोन क्या होता है कि जब एक एम्प्लॉय को मान लेते हैं कोई भी फाइनेंशियल नीड पड़ गई, यानी कि कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई और उसके पास पैसे नहीं है, तो जो एम्प्लॉयर है वो उनको जो फ्री इंटरेस्ट लोन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं एक सर्टेन अमाउंट तक, यानी कि जब हम पढ़ते हैं तो 20,000 एक अमाउंट होता है, वहां तक हम जो है फ्री इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा मेडिकल अगर कोई इमरजेंसी है तो उसके बेनिफिट के लिए जो हम हमारा पार्ट 3A है उसके अकॉर्डिंग हम बेनिफिट्स दे सकते हैं, किसको, एम्प्लॉई को, कि भाई मेडिकल इमरजेंसी में हेल्प करेंगे। दूसरा अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आई तो उसमें भी हम एक सर्टेन अमाउंट तक फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना भी है तो हम कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात है कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, भाई एक तरह से आप ये मानो बार्गेनिंग कर ली एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के साथ कि आपको कम से कम इतना इंटरेस्ट तो देना चाहिए, जो कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत कम रहता है, क्योंकि वो पर्सन उसके लिए काम कर रहा है, तो इसलिए उसे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम पे वो लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। क्योंकि मार्केट में मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 15% है, 20% है, पर एनम बता रहा हूं मैं, तो वो हो सकता है उसे 5-6% पे लोन प्रोवाइड करते। ठीक है, तो वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं हेल्प ही हो जाती है, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करवा दिया गया। तो ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, प्रोविजन फॉर फ्री एजुकेशनल फैसिलिटीज। अब ये प्रोविजन किसके लिए है, फ्री एजुकेशनल फैसिलिटीज के लिए, यानी कि फ्री एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी किसको, एम्प्लॉयर के जो भी एम्प्लॉयर के जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके बच्चों को। ठीक है, तो उनको फ्री एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी टू द चिल्ड्रन, देखो लिखा भी हुआ है, टू द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉई इन एन इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। वो उस इंस्टीट्यूशन में जो किसने मेंटेन किया है, एम्प्लॉयर ने मेंटेन किया है, ताकि बच्चे फ्री एजुकेशन अचीव कर पाए, फ्री एजुकेशन ले पाए और उस तरीके से पढ़ने को लेके मोटिवेट हो पाए। ठीक है, तो ये आता है हमारा तीसरा पॉइंट। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या आता है, फ्री कंप्यूटर एंड लैपटॉप यूज, यानी कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉई को फ्री कंप्यूटर प्रोवाइड करेंगे, लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे, वो भी किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए भी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आता है, ये भी अलाउंस ही हो गया कि इसके ऊपर टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, लीव ट्रैवल असिस्टेंस। अब लीव ट्रैवल असिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर ट्रैवल करना है तो एक सर्टेन अमाउंट तक ऐसी लीव दी जाएगी जहां पे सैलरी डिडक्ट नहीं की जाएगी। हम सब जानते हैं बहुत से एम्प्लॉयर जो है वो ट्रैवलिंग का बेनिफिट भी देते हैं अपने एम्प्लॉइज को कि अगर आप एक सर्टेन अमाउंट तक छुट्टियां लेते हो तो आपकी कोई भी सैलरी डिडक्ट नहीं की जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे इसको बोलते हैं लीव ट्रैवल असिस्टेंस। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, फॉरेन फैसिलिटी। अब इस फॉरेन फैसिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आप फॉरेन में जा रहे हो तो आपको कुछ फैसिलिटीज जो है वो अपने एम्प्लॉयर की तरफ से वहां पे मिल जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, फॉरेन फैसिलिटी। ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूं ये सारे पॉइंट टैक्स एग्जम्पशन के अकॉर्डिंग आते हैं। फिर 7 पॉइंट क्या आता है, एम्प्लॉयर पेड टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। अब जो एम्प्लॉयर है वो टैक्स पे कर रहा है, लेकिन किन पे, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स पे। ठीक है, तो मतलब एम्प्लॉयर खुद पे कर रहा है टैक्स। जो भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं किसको मिलेंगे, एम्प्लॉइज को। हम सब जानते हैं एम्प्लॉइज को दोनों बेनिफिट्स मिलते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट तो मिलते ही हैं सैलरी की फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में, है ना, वो तो गए मॉनेटरी बेनिफिट्स। और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स में आते हैं ऐसे बेनिफिट्स जैसे अलाउंसेस मिल गए कुछ, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं परक्विसाइट मिल गई कुछ, तो वो सब किसके अंदर आएंगे, एम्प्लॉयर पेड टैक्स, यानी कि एम्प्लॉयर ने उन पर टैक्स पे किया हुआ है।
उन नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स को देने के लिए। फिर 8th पॉइंट क्या आता है, कन्वेंस फैसिलिटी टू कवर द कम्यूट बिटवीन द वर्क प्लेस एंड होम। मतलब एक तरह से यहाँ पे मान लो आपकी ट्रैवलिंग अलाउंस पे कर दिया एक तरह से, कि ट्रैवलिंग ईजी कर दी, कि मान लेते हैं कोई सोसाइटी में से कुछ ग्रुप ऑफ पीपल एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं, उसके लिए गाड़ी लगवा दी कि भाई यही गाड़ी आपको आपके घर से ऑफिस लेके जाएगी या फिर आपके वर्क साइट तक लेके जाएगी और फिर यही गाड़ी आपको घर पे छोड़ के भी जाएगी। तो वो चीज हो गई, इसको बोलते हैं कन्वेंस फैसिलिटी टू कवर द कम्यूट बिटवीन वर्क प्लेस एंड होम। तो डिस्टेंस कवर करती है वर्क प्लेस और होम का, तो ये भी टैक्स एग्जम्पशन के अंदर आता है। फिर क्या आता है 9th पॉइंट, रिफ्रेशर कोर्स एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज, यानी कि जो भी फैसिलिटी इंप्लॉइज को प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो नई स्किल सीख पाए, उन्हें नई ट्रेनिंग देनी हो, अपनी स्किल्स को एडवांस कर सकते हैं ताकि जो काम है वो और अच्छे तरीके से हो पाए, तो ये भी जो है ना वो टैक्स फ्री या फिर टैक्स एग्जम्पशन का पॉइंट बनता है, ये फैसिलिटीज भी। इसके बाद 10th पॉइंट क्या आता है, पीरियोडिकल एंड जनरल फैसिलिटी फॉर यूज ऑफ ऑफिसेज आर एग्जेम्प्ट, यानी कि पीरियोडिकल जो कि कुछ सर्विसेज मान लेते हैं, कुछ फैसिलिटी ऐसी हैं जो पीरियोडिकली एम्प्लॉइज को मिल सकती हैं, ठीक है। दूसरा, कुछ जनरल फैसिलिटीज जो डेली बेसिस पे मिलती हैं वो भी टैक्स एग्जम्पशन के अंदर आएंगी। इसके अलावा 11th, मेडिकल फैसिलिटीज, यानी कि अगर किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हुई एम्प्लॉइज के साथ तो वो भी मेडिकल फैसिलिटीज का पार्ट बनेगी और इसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। इसके बाद 12th पॉइंट क्या आता है, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय देयर एम्प्लॉयर्स टू देयर स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस प्लान आर नॉट टैक्सेबल बेनिफिट्स। इस बात का मतलब यह है कि जब हम सब जानते हैं, जब हम पीएफ कटने की बात करते हैं या फिर हम प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ईपीएफ करते हैं, ठीक है, तो ऐसे केसेस में ना जो एम्प्लॉइज का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो भी टैक्स एग्जम्पशन के अंदर आता है, यानी कि दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना उस पार्ट में, जो भी पीएफ बनता है या इनकी जो भी अमाउंट प्रोविडेंट फंड में जाता है तो उसमें दो कॉन्ट्रीब्यूशन जाते हैं। एक होता है एम्प्लॉय का सैलरी का हिस्सा कट गया जो उसको रिटायरमेंट में मिलेगा, वो एक इन्वेस्टमेंट में रखा रहेगा। दूसरा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी होता है, तो ये सब जो है ना टैक्सेबल बेनिफिट्स के टैक्सेबल बेनिफिट्स के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। इसके बाद 13 हमारे पास पॉइंट क्या आता है, प्रीमियम दैट एम्प्लॉयर पेज ऑन एन एक्सीडेंट कवरेज दैट इट हैज परचेज्ड फॉर वर्कर। इसका मतलब एक प्रीमियम जो एक एम्प्लॉयर पे करता है एक एक्सीडेंट कवरेज के केस में, दैट इट हैज परचेज, उसने परचेज किया था फॉर वर्कर, किसके लिए, वर्कर के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है। फिर हमारे पास मतलब ये टैक्स एग्जम्पशन का ही पॉइंट बनता है। 14 पॉइंट क्या आता है, फ्री ट्रांसफर ऑफ एनी मूवेबल आइटम, मतलब हम किसी भी मूवेबल, उसको हम बोलते हैं मोबाइल आइटम्स, यानी कि जिसको हम इजीली मूव करवा पाए, कोई भी मूवेबल आइटम है टू एन एम्प्लॉई आफ्टर 10 ईयर्स, अगर उसने 10 साल यूज कर लिया है उसे, उसके बाद वो फ्री मूवेबल कर सकता है, ठीक है, और वो फ्री ट्रांसफर के अंदर आएगा। तो कौन कौन सी चीजें हैं ध्यान रखना, एक्सेप्ट फ्रॉम कंप्यूटर, कंप्यूटर इसका पार्ट नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इसका पार्ट नहीं बनेगा, और जो कार्स हैं वो इसका पार्ट नहीं बनेगा, ध्यान रखना, एक्सेप्ट फ्रॉम कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कार। इसके बाद 6th पॉइंट क्या आता है, अ कॉमन एंटरटेनमेंट एरिया, ठीक है, फॉर ऑल स्टाफ मेंबर्स, एक कॉमन एरिया बनेगा। ये सब एडिशनल बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉइज को, कि जहां पे लोग जो हैं वो आराम से अपना खा पी सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं, थोड़ा टाइम अगर वर्क से परेशान हो गए तो आपस में बात कर सकते हैं, जिस भी तरह का एंटरटेनमेंट के लिए अगर वो एरिया उन्हें यूज करना है तो वो यूज कर सकते हैं। जैसे हम बड़ी बड़ी कंपनीज में देखते भी हैं, वो अपने एम्प्लॉइज को बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज देती हैं, उन्हें फील ही नहीं होने देती कि वो काम करने आए हैं, है ना। वर्किंग एनवायरनमेंट उतना अच्छा होता है, और कई लोगों का वर्किंग एनवायरनमेंट इतना खराब होता है कि उनका टाइम काटना उनके लिए मुश्किल हो जाता है काम करने के लिए, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि स्टाफ मेंबर्स को एक एंटरटेनमेंट एरिया भी प्रोवाइड किया जा रहा है। 17th और आखिरी पॉइंट जो फैसिलिटी एम्प्लॉयर की तरफ से मिलती है वो क्या आता है, सेक्शन 10(16) के अंदर स्कॉलरशिप अवॉर्डेड टू एम्प्लॉई, ऐसी स्कॉलरशिप जो एम्प्लॉय को दी गई है टू हिज चिल्ड्रन और टू हिज चिल्ड्रन हेल्प एजुकेशनल कॉस्ट, मतलब या तो एम्प्लॉय को मिली है या फिर एम्प्लॉय के बच्चों को मिली है ताकि वो अपनी एजुकेशनल कॉस्ट को कम कर पाए, क्योंकि स्कॉलरशिप का मतलब यही होता है कि हमारी जो फीस आने वाली है उसमें
कुछ ना कुछ हमें कंसेशन मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हम यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी, तो हम कम पैसे में भी एजुकेशन गेन कर सकते हैं। तो वो स्कॉलरशिप जो है, वो स्कॉलरशिप फैसिलिटीज एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, 17 बेनिफिट डिस्कस किए हमने यहाँ पे, जो एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं और वो टैक्स एग्जम्पशन का पार्ट यहाँ पे बनते हैं। उम्मीद है आपको 17 पॉइंट समझ में आ गए हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। आप जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बताऊँ बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप नोट्स भी ले सकते हैं, और अगर फिर भी कोई भी क्वेरी रह गई हो, कोई भी डाउट बच गया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब जिसको जो उतारना है वो उतार ले।